हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सीटेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2022 का शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का दोस्तों आपका द्वितीय पेपर है, उसको देखने वाले हैं। और दोस्तों फर्स्ट पेपर आपका जो है बाल विकास का हमने अपलोड करके जो है इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो दोस्तों उसको भी आप जाकर देख सकते हैं और उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे तो आप आसानी से देख सकेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं आपका कि कैसा पेपर आता है। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि इसका समय 2 घंटा होता है। क्योंकि दोस्तों 2 घंटे इसलिए होता है क्योंकि इसमें 15 आपके जो है बहुविकल्पी प्रश्न और 15 अतिलघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। इसका पूर्णांक 50 का होता है। बाकी के दोस्तों 3 पेपर आपके 50-50 नंबर के होते हैं, बाकी दोस्तों आपके 25 नंबर के पेपर होते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। बाकी के दोस्तों यदि आपने हमारे प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी रखिए, प्रीवियस ईयर करके जो है पेपर हैं सब जाकर आप देख सकते हैं कि कैसे किस ईयर के पेपर आए थे। 2015 से लेकर दोस्तों हमने आपका हर एक पेपर जो है अपलोड करके रखा है। चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो देखिए पहला प्रश्न था कि ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक दोस्तों यानी कि आपका इसमें चारों हैं यानी ऊपर सभी आपका सही हो जाता है। फिर है सविद्या या विमुक्ति शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है। दोस्तों इसमें इसका आपका आदर्शवादी होगा। इसमें दोस्तों सविद्या विमुक्ति यानी विद्या वह जो सभी बंधनों से हमें मुक्ति दिलाए। फिर देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न है कि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण का सूत्र कौन सा है दोस्तों। तो इसमें आपका देखिए इसमें आपका पूर्व से अंश की ओर जो है गेस्टाल्टवादी वैज्ञानिकों का सिद्धांत है। फिर शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। यह कथन किसका है दोस्तों। तो आपको बताना है यह कथन जो है जॉन डीवी का है। यह प्रश्न जो है बार बार रिपीट होता है, ध्यान रखना इसका। फिर है संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की किस शब्द से हुई है। तो दोस्तों ये ऑप्शन यानी कम्युनिस्ट आपका जो है सही हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट है कि संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों यह प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। इसको दोस्तों संप्रेषण के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका होगा प्रेषक। फिर होगा दोस्तों आपका जो जो मैसेज भेजता है। दूसरा है दोस्तों वो मैसेज जो उसको भेजा जा रहा है। तीसरा है दोस्तों ग्राही अर्थात रिसीवर कह सकते हैं इसको, रिसीवर अर्थात जो प्राप्तकर्ता होता है। फिर देखिए फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता कौन थे दोस्तों। तो किल्कपैट्रिक जो है प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता थे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है जब आप सिद्धांत पढ़ेंगे जो कि हमने जो है वीडियो बना रखी है जो है देखिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की शिक्षण अधिगम की दोस्तों पूरी की पूरी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आप जाके देखेंगे चैनल पर तो आपको सभी जो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की बाल विकास अधिगम, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत दोस्तों, संस्कृत, हिंदी और कंप्यूटर सभी की दोस्तों प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए इसमें आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत और नियोजन यानी कि प्लानिंग। तो दोस्तों ये तीनों सिद्धांत है, परंतु परिणाम का सिद्धांत आपका कोई सिद्धांत नहीं है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण पद्धति के माध्यम से किया जाता है। तो दोस्तों किसके द्वारा। तो दोस्तों यह आपका कहानी प्रवृत्ति हो जाता है। फिर है दोस्तों देखिए सुकरात की प्रवृत्ति कौन है दोस्तों। तो सुकरात की जो है प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति जो है सुकरात की प्रवृत्ति मानी जाती है। केंद्रीय शिक्षक केंद्रित, ध्यान रखना शिक्षक केंद्रित अगर शिक्षण में पूछे तो केंद्र बिंदु शिक्षक होगा। अगर बाल केंद्रित पूछे तो दोस्तों विद्यार्थी होगा। इसमें शिक्षक पूछा है तो शिक्षक ही आपका सही आंसर हो जाता है। फिर दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है। तो इसमें आपका डीएलएन जो है डीएलएन आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु क्या होता है। दोस्तों पाठ प्रस्तावना को समझने के लिए पूर्व ज्ञान यानी होना आवश्यक होता है। फिर व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। दोस्तों आप पता है कि जैसे मान लो सभी बच्चे बैठे हैं इधर और दोस्तों शिक्षक आके कुछ बताते हैं तो सभी बच्चे कैसे बैठे रहते हैं, शांत बैठे रहते हैं, यानी दोस्तों क्या कह सकते हैं इसको हम मूक कह सकते हैं कि मूक बैठे रहते हैं। अधिगम का अर्थ क्या है दोस्तों। अधिगम क्या है, जो हम सीखने के बाद अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं उसको अधिगम कहते हैं, यानी कि जो हम सीख जाते हैं समझने लगते हैं, यानी लक्ष्य प्राप्त करना, सीखना है, व्यवहार में परिवर्तन यानी व्यवहार करना। तो दोस्तों पर सभी आपका सही हो जाता है। फिर देखिए दोस्तों नेक्स्ट आपका प्रश्न है अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या भी 15 होती है, अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या भी 15 होती है, इसलिए आपको दोनों का अच्छे से
पढ़ना है। अब देखिए इसमें है संप्रेषण क्या है, यानी संप्रेषण की कोई परिभाषा दीजिए। तो दोस्तों संप्रेषण को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को जो सूचना या जानकारी दी जाती है और दूसरा व्यक्ति उसको समझ लेता है, तो दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। ऐसे दोस्तों इसको हम समझ सकते हैं। अगर बात की जाए संप्रेषण के घटक कितने, दोस्तों हाल ही में पढ़ा है जो है संप्रेषण के 3 घटक होते हैं। दोस्तों अभी आपने पढ़ा है कि संप्रेषण के 3 घटक होते हैं। एक होता है प्रेषक, और दूसरा होता है दोस्तों प्रेषक को हम कह सकते हैं सेंडर, फिर होता है दोस्तों मैसेज, फिर होता है रिसीवर, यानी कि प्रेषक होता है, फिर संदेश होता है, और फिर दोस्तों प्राप्तकर्ता होता है। 3 प्रकार के जो है घटक होते हैं। फिर शिक्षण में अभिप्रेरणा के सिद्धांत, यानी दोस्तों शिक्षण में अभिप्रेरणा किस प्रकार से जो है महत्वपूर्ण अपना जो है वो निभाती है। तो देखिए अभिप्रेरणा क्या है कि बच्चों को पढ़ने में रुचि लाने के लिए जो है प्रेरणा की आवश्यक होती है। यानी बच्चे किसी प्रकार से नहीं समझ पाते तो हम क्या करते हैं दोस्तों, उनको प्रेरित करते हैं उसको पढ़ने, यानी कि उनको उस पाठ्यक्रम के प्रति, उस टॉपिक के प्रति, यानी जो भी चीज़ें हैं उसके प्रति उसको हम क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं कि दोस्तों उसमें वह रुचि रखे और उसको सीखने का प्रयास करे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्रेरणा के द्वारा बच्चों में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है। जब बच्चा ग्रहण करने में रुचि नहीं दिखाता है तब हमें प्रेरणा द्वारा उसमें रुचि उत्पन्न करनी होती है। इस प्रकार से दोस्तों देखिए नेक्स्ट है आपका शिक्षण के कोई 2 शिक्षण सूत्रों के नाम लिखिए। तो शिक्षण सूत्रों की भी वीडियो हम बना के रखी है, यानी दोस्तों पूर्ण से अंश की ओर है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है, और दोस्तों बहुत सारे हैं जो जितने भी सूत्र हैं आप उसको अच्छे से शिक्षण सूत्रों को अध्ययन कर सकते हैं, जाके आप वीडियो देखिए। प्रशिक्षण से आप क्या समझते हैं, तो दोस्तों प्रशिक्षण का अर्थात इसको हम कह सकते हैं दोस्तों ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति के लिए या किसी व्यक्ति के लिए किसी भी एक निश्चित कार्य के लिए उसको ट्रेंड किया जाता है, या कह सकते हैं दोस्तों कुशल बनाया जाता है कि उस कार्य को वह भली भांति कर सके। तो दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, प्रशिक्षण कहते हैं। फिर दूसरा है दोस्तों पुनर्बलन। पुनर्बलन देखिए 2 प्रकार का होता है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। तो दोस्तों ये नहीं सॉरी एक होता है शाब्दिक, एक होता है अशाब्दिक। अशाब्दिक का मतलब होता है दोस्तों कि देखिए किसी को आप कह सकते हैं कि हाँ शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है, तो दोस्तों ये पुनर्बलन है, उसको आपने जो है प्रेरणा दी। फिर दूसरा आप देखिए अशाब्दिक क्या होता है कि दोस्तों यदि आपको किसी को खुश करना है या फिर आपको कहना है कि हाँ आपने अच्छा किया, तो आप बिना बोले कैसे कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपको किसी को गुस्सा दिखाना है तो आप अपनी कैसे आंखें बड़ी करती हैं और जो है अपने मुख मुखौटा इस प्रकार से बनाती है कि वह बच्चा समझ जाए कि आप गुस्सा कर रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार पुनर्बलन होता है। आपेक्षिक अधिगम शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों, इसको जाइए दोस्तों आप जो है पढ़िए। अधिगम अपेक्षित अधिगम स्तर क्या होता है, ये सब कुछ दोस्तों हमने इसकी वीडियो बना रखी है, आप वहाँ जाकर अच्छे से इसका अध्ययन कर सकते हैं। या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो है अधिगम की बात की जाए अगर, तो अधिगम दोस्तों क्या होता है, किसी भी जो है टॉपिक को या किसी का भी अध्ययन करना और उसको अपने जीवन में उतारना, और दोस्तों उसके प्रति अपने आप को सजग रखना, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही जो है अधिगम कहलाता है। फिर देखिए बाल केंद्रित शिक्षण की 2 विशेषताएं बताइए। अगर दोस्तों बाल केंद्रित है यानी दोस्तों इसमें सब कुछ बालक को ही माना जाता है, इसमें दोस्तों शिक्षक का कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ बालक को ध्यान में रखकर ही इसकी पढ़ाई की जाती है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शिक्षक नहीं होता है, होता तो है, परंतु दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बालक की रुचियों का ध्यान रखा जाता है कि उसको जो पढ़ने में रुचि हो उसको हम वही पढ़ाते हैं दोस्तों, इसलिए कि बालक उसमें पढ़ने में रुचि रखे अपनी। इस प्रकार से दोस्तों उसको उसका सीखा हुआ ज्ञान जिसमें उसको रुचि है वह शिक्षकों द्वारा टीचर द्वारा सिखाया जाता है, तो उसको वह ज्ञान कैसा हो जाता है दोस्तों, स्थायी हो जाता है। इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। फिर खेल पर आधारित 2 शिक्षण विधियों के नाम बताइए। दोस्तों डाल्टन है, मॉन्टेसरी है, ये सब दोस्तों विधियां हैं। सभी विधियों की हम जो है शिक्षण विधियां हैं दोस्तों, उनकी भी वीडियो बनी हुई है। और इस प्रकार से 2 ही विधियां और भी हैं विधियां, बात देख सकते हैं, परंतु इसमें 2 ही पूछा है तो 2 हमने बता दी है। फिर पर्यटन विधि का प्रयोग किन विषयों पर जो है लाभदायक होता है। तो दोस्तों देखिए जैसे दोस्तों आपने बता दिया कि जो है फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था, या फिर दोस्तों आपने बता दिया कि जो है ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो दोस्तों वहाँ जाकर आप जब उसको दिखाएंगे, उसके बारे में दिखाएंगे सबको, और दोस्तों बताएंगे कि जो है इसका निर्माण ऐसे हुआ था, तो दोस्तों इन्होंने करवाया था, उसको तुरंत वहाँ दिखा देंगे, तो दोस्तों उसका वो सीखा हुआ ज्ञान कैसा रहेगा दोस्तों, स्थायी हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों जैसे आपका भूगोल हुआ, भूगोल के अलावा आपका जो है इतिहास हुआ, ये सब जो है पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है। फिर दोस्तों प्रयोग प्रविधि। प्रयोग प्रविधि आप किस पे करते हैं दोस्तों, साइंस पे करते हैं, विज्ञान पे करते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रयोग करके ही जो है उनको हम सिखा सकते हैं, उनका ज्ञान स्थायी हो जाता है।
फिर है सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए। सूक्ष्म शिक्षण या शिक्षण कौशल की या श्यामपट्ट किन्हीं दो जो है घटक। तो दोस्तों जिस सब हम बता चुके हैं, सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, शिक्षण कौशल क्या होता है। यानी दोस्तों की शिक्षण कौशल अर्थात ऐसा है कि बच्चों यदि बच्चे की रुचि नहीं लगती है तो जो है शिक्षक उसके लिए है क्या कर सकते हैं, कैसे उनको प्रेरित कर सकते हैं कि उनकी रुचि लगे और शांतिपूर्वक उस जो है विषय को समझ पाएं और समझने का प्रयास करें। यानी जिन विषयों पर उसकी रुचि नहीं भी है फिर भी आप उसको कैसे सिखा सकते हैं। तो दोस्तों यह शिक्षण कौशल होता है। श्यामपट्ट लेखन, श्यामपट्ट कौशल कैसे कहते हैं दोस्तों। श्यामपट्ट सबसे पहले उनको श्यामपट्ट का ये पता होना चाहिए कि इसका हमें प्रयोग कैसे करना है, ऐसे हमें क्या सीखने मिला है। फिर दोस्तों श्यामपट्ट पर आप जो भी लिखनी लिखते हैं उसको बिल्कुल शुद्ध लिखिएगा ताकि उनको अच्छा लगे और रुचि लगे। या फिर दोस्तों श्यामपट्ट में आप उसको जो है ऐसे समझा सकते हैं जैसे दोस्तों आप उसका चित्र बना सकते हैं। दोस्तों यही श्यामपट्ट के घटक हो जाते हैं। और स्पष्टीकरण युक्ति से आप क्या समझते हैं, ये सब दोस्तों हम जो है चैप्टर वाइज वीडियो पढ़िए, सब कुछ इसमें दिखाया गया है। फिर दोस्तों देखिए शिक्षा में मानचित्र और चार्ट की उपयोगिता बताइए। तो दोस्तों आपको पता है शिक्षा क्या होती है। शिक्षा यानी कि जो अध्यापकों द्वारा या फिर कह सकते हैं किसी व्यक्ति विशेष द्वारा बच्चों को दी गई जो शिक्षा होती है जिससे कि वह कुछ सीख सकता है और उसका प्रयोग कर सकता है, उसका फीडबैक अपने जीवन में दिखा सकता है। तो दोस्तों उसको हम शिक्षा कहते हैं। परंतु दोस्तों उसको अच्छी तरीके से सिखाने के लिए मानचित्र व चार्ट पेपर का प्रयोग करता है जिससे उनका सीखा हुआ ज्ञान कैसा होता है दोस्तों, स्थायी होता है। फिर दोस्तों संप्रेषण के प्रकार हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत है। शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर क्या है दोस्तों, या देखिए ये सब कुछ हम बता चुके हैं। शिक्षण क्रियाशीलता आप समझते हैं दोस्तों। संप्रेषण आप जानते हैं। संप्रेषण का अर्थात क्या होता है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अर्थात अपनी चर्चाएं या अपनी जो है कह सकते हैं कि अपनी बातों को या अपने मैसेज को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरा व्यक्ति भी उसको अच्छी तरह से समझ लेता है, और दोस्तों उसको हम संप्रेषण कहते हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत कहते हैं दोस्तों, क्रियाशीलता मतलब कोई एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी करवा के बच्चों को सिखा सकते हैं हम। क्रियाशीलता का सिद्धांत इस पर जो है जोर देता है कि बच्चों को आप कुछ करके सिखाएं, यानी कि बच्चे को आप जो है पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाने के बाद भी उनको कुछ करने के लिए दें ताकि वह अपने हाथों से करें, उसका निर्माण करें, इसलिए उनका जो है सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। प्रशिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर क्या है। शिक्षण दोस्तों जो हम लोग शिक्षा देते हैं उसको शिक्षण कहते हैं। शिक्षा के बाद जो किसी एक यानी कि किसी एक क्षेत्र के लिए जब उसको ट्रेंड किया जाता है, उसको कुशल बनाया जाता है दोस्तों, उसको हम प्रशिक्षण कहते हैं। इसको दोस्तों एजुकेशन कहते हैं, इसको दोस्तों ट्रेनिंग कहते हैं। फिर उपचारात्मक शिक्षक क्या है, उपचारात्मक शिक्षण क्या है दोस्तों। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि एक होता है निदानात्मक, एक होता है उपचारात्मक। निदानात्मक अर्थात किसी भी छात्र की त्रुटियां, गलतियां, कमियों को पकड़ना या उनकी जानकारी रखना जो है क्या कहलाता है, निदानात्मक कहलाता है। और दोस्तों उन्हीं पकड़ी हुई गलतियां या जानी हुई गलतियां, त्रुटियों को दूर करना दोस्तों उपचारात्मक कहलाता है। इसको यानी कि बच्चे की जो गलतियां हैं, जो त्रुटियां कर रहा है पढ़ने में या भाषा संबंधी है या कुछ जो है बोलने संबंधी है या सुनने संबंधी है, उनको दोस्तों दूर करना क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। इस प्रकार से दोस्तों आपके ये पेपर आता है। देखिए और भी प्रश्न दिए हैं, आप जाके जो है चैप्टर वाइज वीडियो देखिए। जी दोस्तों आपका देखिए जी आपके 2-2 नंबर या फिर कह सकते हैं कि आपके जो है 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, और दोस्तों जी आपके 15 प्रश्न आते हैं जो 15 नंबर के होते हैं, और जो है बहुविकल्पी भी आपके 1-1 नंबर के होते हैं। इस प्रकार से 2-2 नंबर के आपके ये 10 प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका पेपर यहाँ पे समाप्त होता है। और दोस्तों बाकी की वीडियो आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, चैप्टर वाइज वीडियो भी देखिएगा दोस्तों, आपको पेपर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको बहुत अच्छे से समझाया है। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न जो है वीडियो भी डली हुई है, तो जाके आप देख सकते हैं। और दोस्तों मैं हर एक दिन जो है एक एक करके सभी जो है आपके चैप्टर या कह सकते हैं कि सब्जेक्ट की जो है वीडियो में डालता जा रहा हूँ, जैसे 2022 से 2019 से 2021 से, तो जाके आप एक एक करके सबको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तो ध्यान रखिए। थैंक यू।